सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जब कानून बनाने वाले ही कानून पर हमला आवर हो जाएं, या कह लें कि जब मुल्क चलाने वाले ही इदारों के तकद्दुस को पामाल कर दें, जिनके हाथों में अवाम का मुस्तकबिल हो वही उसको तार तार कर दें, जब जमहूरियत की बात करने वाले आमरीत की बदतरीन मिसाल बने, जब निज़ाम को चलाने वाले निज़ाम को तोड़ने वाले अमाल करें, जब तीन बार हुकूमत में रहने वाले चौथी बार भी हुकूमत की बात करें, जिन पर जिम्मेदारी हो मुआशरे की तरबियत की और वही मुआशरे का इस्तेसाल करें, जो बनकर आए कौमी ख़जाने के मुहाफ़िज़ और अपने अजीज़ों को माला माल करें, जिनसे सवाल किया जाए कि दौलत कहाँ से आई, जवाब में वो चीखो पुकार करें, जिनके दामन पर दाग हो खूने नाहक के और वही इंसानियत के अलमबरदार बने, तो ऐसे मुआशरे को मुआशरा कहना गलत होगा। ऐसा मुआशरा कहलाने के लायक ही नहीं है। आज के दिन एक बार फिर ये साबित हुआ कि अमीर का कानून अलग और गरीब के लिए कानून अलग। आज के दिन ये साबित हुआ कि तीन बारियां लेने वालों ने इस कौम की तरबियत आखिर कैसे की होगी। आज के दिन ये दोबारा वाज़ेह हो गया कि अगर इल्ज़ाम गरीब पर हो तो उसको 3 दिन से पहले छोड़ा नहीं जाता, और अगर इल्ज़ाम अमीर पर हो तो उससे सवाल पूछना भी बहुत हिम्मत वालों का काम होता है। आज एक बार फिर हमारे मुल्क की सियासत की शक्ल हमारे सामने आ गई है। आज एक बार फिर कह लें कि हमारे मुल्क में सियासी तरबियत कैसे की जाती है, इसकी मिसाल सामने आ गई। आज ना क़यामत थी, ना जंग थी, ना मुकाबला था। आज बस था एक बुलावा जो भेजने की हिम्मत की थी नैब ने। हिम्मत का लफ्ज़ मेरे कैसे सही बोल रही हूँ मैं, ऐसे लोगों को बुलावा जो कि हिम्मत की नैब ने और भेजा गया था नैब की जानिब से। ये बुलावा मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाली शख्सियत की बेटी मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा को। उसके बाद कहीं चले पत्थर, कहीं चली लाठी, कहीं किसी का सर फूटा, कहीं किसी इमारत और किसी गाड़ी का शीशा टूटा। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने पथराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 50 से ज़ायद गिरफ्तार हुए। अच्छा, मुहज़्ज़ब कौम में, मुहज़्ज़ब माशरे में रहने वाले अफराद ये मंज़र देखकर समझ रहे होंगे कि शायद लोग अपने हुकूक के लिए बाहर निकल कर मार खा रहे हैं, क्योंकि इतनी मार को अपने हुकूक के लिए खाने के लिए निकल आएगा। जो मुहज़्ज़ब माशरे हैं वहाँ के लोग ये जंगी सूरत हाल देखकर यकीनी तौर पे समझ रहे होंगे कि शायद ये किसी ऐसी रियासत के लोग लड़ रहे हैं जहाँ सालों से कहत पड़ा हुआ है और अभी अभी ग़िज़ा से भरा हुआ इमदादी ट्रक वहाँ शायद पहुँचे। शुरू दो पहले मुझे दो। मुहज़्ज़ब माशरों के अवाम जब ये तमाशा देख रहे होंगे तो शायद ये सोच रहे होंगे कि शायद किसी और की लड़ाई किसी और मुल्क की पुलिस से, किसी और मुल्क के लोगों की है। लेकिन जब उन्होंने गौर किया होगा तो यकीनन हम पर बहुत हंसे होंगे। हमें जो तीसरी दुनिया का मुल्क कहा जाता है नाजरीन, ये गलत है। हम तीसरी दुनिया की कौम है, इसलिए कि मुल्क तो कौम से बनता है और बाहैसियत कौम हम क्या है, कभी आपने सोचा? आज पूरी दुनिया ने देखा कि हम बाहैसियत कौम क्या हैं। आज जो तमाशा लगा हुआ था, क्यों लगाया गया? आप सब ने सोचा होगा कोई तो वजह होगी इतना बड़ा तमाशा लगाने की। वजह क्या थी? सिर्फ एक नोटिस जिस पर जाना था एक खातून को, वो लेकर गई पूरा लाओ लश्कर। उस लश्कर ने थामे हुए थे झंडे, हाथों में थे पत्थर, लबों पर थी अपने ही इदारों के खिलाफ नारेबाजी। क्या नैब फतह करने जा रहे थे? कह सकते हैं कि ये जो नैब है, क्या नैब भारत में वाकई किसी रियासत का नाम था? क्या मकबूजा कश्मीर का नाम नैब रख दिया था? क्या ऐसा था जो इतना सर्कस लगाने की ज़रूरत पेश आ गई, इतना तमाशा खड़ा करने की ज़रूरत पेश आ गई? इसका जवाब सिर्फ एक है, तरबियत बोलती है। हमारे मुल्क में सियासत और सियासतदान अगर बदनाम होते हैं तो वो अपने अमाल से होते हैं, अपने किरदार से होते हैं। माजी में जो काम वालिद मोहतरम ने किया था, तारीख़ बेटी ने दोहरा दी, बाप की तारीख़ बेटी ने दोहरा दी। आज जो हुआ वो नया नहीं था, आज जो हुआ बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या माजी में भी पेश आया था। 28 नवंबर की तारीख़ थी 1997
ये ज़रा क्लिप चलाइएगा। 28 नवंबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह की सरबराही में एक फुल बेंच नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत कर रहा था। अब ज़रा सुनते जाइएगा नाज़रीन। समाअत इख्तितामी मराहिल में थी, यानी फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाने वाला था और नून लीगी क़यादत फैसले के हवाले से ज़्यादा पुरुमीद नहीं थी। इसी दौरान अदालत में बैठे ख्वाजा आसिफ साहब अचानक उठे। वही ख्वाजा आसिफ जो कहते हैं कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, याद होगा सबको। ख्वाजा आसिफ साहब अचानक उठे और अदालत से इजाज़त लेकर बाहर चले गए। अब उनके बाहर जाने के कुछ ही देर बाद अदालत में शोर बुलंद हुआ, नारों की आवाज़ें कमरा अदालत के नज़दीक आती गईं और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सहाफ़ी कमरा अदालत में दाखिल हुए और मौज़िज़ जज साहिबान को इत्तला दी कि नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनान ने अदालत पर हमला कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद नून लीग के सैनिटर और एहतसाब सेल के सरबराह थे जी सैफुर रहमान साहब, उनकी क़यादत में नून लीग के अरकान असम्बली और कारकुनान पर मुश्तमिल एक मुश्तिल हुजूम कमरा अदालत में दाखिल हो गया और जज साहिबान को वहाँ मौजूद ना पाकर उन दोनों सहाफ़ियों पर तशद्दुद शुरू कर दिया। बाद में चीफ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह के खिलाफ बगावत करा दी गई और उनको ज़हनी तौर पर बीमार शख्स साबित करने की भी कोशिश की जाती रही। इससे पहले कि जस्टिस सजाद अली शाह अपने फैसले के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को नाअहल करते, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा के चीफ जस्टिस साहब का तख्ता ही उलट दिया। ये कारनामा था मोहतरम नवाज शरीफ साहब का। उन्होंने सर अंजाम दिया था 1997 और इसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज 11 अगस्त 2020 को इतने सालों बाद नैब ने मरियम नवाज साहिबा को बुलाया था और उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, उनको गिरफ्तार नहीं करना था, उनसे सिर्फ कुछ मालूमात हासिल करना थी, जिसका इकरार मरियम साहिबा ने खुद किया था। ज़रा उनकी ज़बानी सुन लीजिए। Provide details of the use of the land, whether it is being used for cultivation or agricultural purposes. ये नोटिस है, इसमें इल्ज़ाम कोई नहीं है, उसको बहुत वेग रखा गया है। ये मुझे परसों मौसूल हुआ है, परसों। इसकी आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें मेरे पे एक इल्ज़ाम भी नहीं। अच्छा, क्या कह रही थी बीबी? आपने सुना जी, ये मैडम कह रही हैं, मोहतरमा कह रही जी, कोई गिरफ्तारी नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, किसी किस्म का डर तक नहीं था कि मरियम नवाज को तफ्तीश के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी नैब ने वाज़े तौर पर अपने नोटिस में जो मरियम नवाज को भेजा गया था उसमें लिख दिया था कि सिर्फ कुछ डिटेल्स दरकार हैं। खुद मरियम नवाज साहिबा ने इस बात का इकरार किया। अब से नैब के दफ्तर जाना था और जो डिटेल्स दरकार थी वो मालूमात फराहम करनी थी और घर वापस आ जाना था। मामला बस इतना सा था, बहुत सादा सा था। लेकिन नैब के बुलावे पर हुआ क्या? वही जो 28 नवंबर 1997 को इनके वालिद मोहतरम ने किया था, वही हुआ जो कि तारीख को दोहराया गया। ये ज़रा देखिए। अच्छा नाज़रीन, ये वही लोग हैं जो आमरीत के ख़िलाफ़ बोलते थकते नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो जमहूरियत अलम उठाए फिरते हैं और ये वही लोग हैं जो वोट को इज़्ज़त दो की मुहिम चला रहे थे। ये और इनके बड़े खुद आमरीत की बदतरीन मिसालें कायम कर चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा सिर्फ इतना बता दें कि जब गिरफ्तारी का डर नहीं था, जब नैब ने कुछ मालूमात हासिल करने के लिए बुलाया था, तो इतना लाओ लश्कर पत्थर झंडे लेकर जाने की ज़रूरत क्या थी मोहतरमा? क्या दिखाना मकसूद था? क्या बताना आपका मकसद था? क्या पैगाम देना चाहती थी आप? कि आप सियासी तौर पे अब भी ताकतवर हैं? यानी इतना तमाशा करने की कोई तो ज़रूरत होगी ना, यही वजह थी शायद। कब तक इस कौम के लोगों के साथ आप लोग इसी तरह तमाशे लगाते रहेंगे और खेलते रहेंगे? कब तक इस कौम के लोगों को आप लोग अपने मुकदमात के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे? कब तक इस मुआशरे का इस्तेहसाल करेंगे आप लोग? खुद आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर नैब के दफ्तर पहुंची, एक खराश तक आपको नहीं आई, लेकिन आपकी जमात का वो आम कारकुन जिसको आप लोगों ने 3 बार हुकूमत में आकर कुछ नहीं दिया, वो हाथों में बेचारा पत्थर उठाए अपनी ही पुलिस के सामने खड़ा हो गया। क्या मुहज़्ज़िब माशरों में मुलजिम या मुजरिम इस तरह जाता है जिस तरह आप नैब में पेश हुई? कौन सी जमहूरी रियासतों में अदालतों पर हमले किए जाते हैं जैसे कि आपके वालिद ने किए? कौन सी जमहूरी रियासत में फैसला हक में आए तो कबूल, खिलाफ आए तो अदालत को गालियां दी जाती हैं जैसा कि आप लोग देते आए हैं? आज दिल खोल कर तमाशा करने के बाद, पुलिस पर हमला करने के बाद, बजाय शर्मिंदा होने के, शर्मसार होने के,
आप लोग खुद को ही मजलूम बना रहे थे। इतना बड़ा ड्रामा, ज़रा देखिए ज़रा। आज जिस रियासती हुकूमती खौफ का, जबर का, दहशत गर्दी का मैं मुजाहरा करके आ रही हूँ, वो मेरे लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, वो इस जाली और सेलेक्टेड हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज जिस तरह पुरअमन और निहत्ते कारकुनों के ऊपर जिस तरह पत्थर बरसाए गए, स्प्रे किया गया और जिस तरह उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई, जिससे हमारे मुतअद्दिद कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उनके सर फटे, उनको चोटें आई हैं, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ। और आज मैंने पहली दफ़ा ये मुज़ाहरा देखा है कि एक तरफ से पत्थर आ रहे हैं, आपको एक नैब गर्दी का सामना है, आपके ऊपर आंसू गैस और वो पानी से वो हो रही है, लेकिन कारकुन खड़ा रहा, कारकुन हिला नहीं। अच्छा, पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि जिस किस्म के जबर, खौफ और दहशत गर्दी का मुजाहरा आप करके आ रही हैं वो वाकई लम्हा फ़िक्री है, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जो कुछ आपने कहा उसका जवाब मैं आपको एक एक करके देती हूँ। आपने कहा कि आपके कारकुनान नहत्ते थे, पुरअमन थे, उन पर आंसू गैस की गई और पत्थर फेंके गए, लेकिन पत्थर तो आपके काफ़िले में मौजूद गाड़ियों से निकले थे। पुलिस के पास जब आंसू गैस, लाठी और शेलिंग का ऑप्शन मौजूद है, ज़रा नाज़रीन आप भी सुनते जाइएगा, पुलिस के पास जब इतने ऑप्शंस मौजूद हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं और बकौल आपके कि आपको बुलाने का मकसद ही आपको जानी नुकसान पहुंचाना था, यानी आपको ये लगता है, तो फिर पुलिस तो पहले से तैयार होगी ना। अगर उनका मकसद आपको जानी नुकसान पहुंचाना था बकौल आपके, तो पुलिस तो पहले से तैयार होगी अगर प्लानिंग थी तो। पत्थर तो इंसान उस वक्त उठाता है जब उसके पास हथियार नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होती। अब मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, मकबूजा कश्मीर में पत्थर किसके हाथ में होता है नाजरीन? भारतीय फौज के हाथ में होता है या मकबूजा कश्मीर के नहत्ते अवाम के पास होता है? यकीनी तौर पे अवाम के पास होता है, वहाँ रहने वालों के पास होता है, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं होता। भारतीय फौज को पत्थर के इस्तेमाल की आखिर क्या ज़रूरत जब उनके पास गन्स हैं, पैलेट गन्स हैं, हथियार हैं। अब ये क्या दावा कर रही हैं आप? ये दावा कर रही हैं कि आपको बुलाया ही इसलिए गया था क्योंकि आपको जानी नुकसान पहुंचाना था, आपको नुकसान पहुंचाना था। तो फिर पुलिस तो मुकम्मल तौर पर तैयार होगी ना। पत्थर की ज़रूरत पंजाब पुलिस को क्यों पड़ेगी, ये बता दें ज़रा मुझे। वो आपके कारकुनों के पास थे, आपके कारकुन के पास, इसलिए कि अगर आप लोग डंडे या हथियार लेकर जाते तो आप समेत सब के सब जेल के अंदर होते, और मुसल्लह होकर जाना आपको सियासी तौर पर बहुत नुकसान करता। इसलिए बड़ा स्मार्टली सहारा लिया गया पत्थर का, क्योंकि मकसद सिर्फ इंतशार पैदा करना था, मकसद सिर्फ तवज्जो हटाना था, और वो आपने हासिल करने की पूरी कोशिश की। और बड़ी आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंतशार फैला, झगड़ा हुआ, और आपने कहा कि आपके कारकुनान पुरअमन थे, उन्होंने ना पुलिस से पहल की, ना कोई पत्थर फेंका, ना कोई हमला किया। अच्छा, मैं आपको आप ही की एक कारकुन का क्लिप दिखाती हूँ, फिर उसको देखने के बाद अवाम, ये जो नाजरीन ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, बोल न्यूज़ देख रहे हैं, अवाम फैसला करे कि ये कितने पुरअमन लोग हैं। ये अज़मा बुखारी साहिबा का क्लिप चलाइएगा रज़ा। अच्छा जी, ये हैं जी अज़मा बुखारी साहिबा। इन खातून के गुस्से का आलम तो आपने देखा, इनके गुस्से का आलम ये कि इनका नाम कोई उज़मा ले लेना गलती से तो ये कहती मेरा नाम अज़मा बुखारी है। आपको पहले भी कहा था उज़मा क्यों कहा, मैं तो बड़ी इनसे खौफज़दा होती, मैंने तो उसके बाद इनको हमेशा अज़मा ही कहा। तो जो अज़मा बुखारी साहिबा है ना, इनकी आपने अभी ये दबंग जो एंट्री थी, ये जिस तरह लड़ाई करी थी पुलिस वालों के साथ, आपने देखी। मरियम नवाज साहिबा ये आपकी जमात की कारकुन है, और इनका ये रवैया जो था पुलिस वालों के साथ, इसमें कौन किसकी तज़हीक कर रहा है, कौन किस पर तशद्दुद कर रहा है, ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। कोई अंधा नहीं है, कोई बहरा नहीं कि देख ना सके और सुन ना सके। यही अज़मा बुखारी साहिबा इस रैली में भी शरीक थी, और साइड पर ये ज़रा रज़ा इनकी तस्वीर चलाइएगा, इनकी तस्वीर भी चलेगी जिसमें बड़ी खुश नज़र आ रही है। मेरी टीम अभी तस्वीर चलाएगी, ये कितनी खुश नज़र आ रही हैं। क्या इनकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके कारकुनान पर तशद्दुद किया जा रहा है? क्या इनके तासुरात देखकर ये ज़रा देखिए, आपको महसूस हो रहा है कि इनके कारकुनान के अभी अभी सर फाड़े हैं किसी ने, किसी के कारकुनान के सर फाड़े जाएं तो ऐसे तासुरात होंगे?
क्या इनके चेहरे पर इत्मीनान, ये इत्मीनान नजर आ रहा है ना? ये इत्मीनान देखकर ये मालूम हो रहा है कि मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी पर पुलिस पथराव कर रही है। अब कौन सा ऐसा रहनुमा होगा, ज़रा सोचिए, कौन ऐसा कारकुन होगा कि जिसकी कायद की गाड़ी पर पुलिस पथराव करे, जिसके साथ आए हुए लोगों पर तशद्दुद हो रहा हो और वो इस तरह छतरी पकड़ कर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा हो जैसे किसी पिकनिक पे गया हुआ है। अज़मा बुखारी साहिबा जो ख़ुद पुलिस वालों पर तशद्दुद करती घूमती हैं, अज़मा बुखारी साहिबा के लहजे में जो रौनियत टपक रही थी, उसको देखकर यकीन किया जा सकता है बड़े यकीन के साथ कि पुलिस ने पत्थर मारे होंगे इन लोगों को, वाकई मारे होंगे। फिर तासुरात ये बता रहे हैं, पत्थर खाने वालों के तासुर भी शायद ऐसे ही होते होंगे। पुलिस ने जो किया बीबी वो रद्द अमल था, गलत हुआ होगा, गलत को गलत ही कहेंगे हम, लेकिन इस तमाशे की मनसूबाबंदी पुलिस ने नहीं की, ये क्लियर है। आप लोगों ने की, आप लोगों ने की मनसूबाबंदी की। आप कहती हैं कि आपके जो कारकुनान हैं नहत्ते पुरअमन और मासूम थे, मरियम बीबी का ये कहना है, जो इजहार यकजहती के लिए आए थे। अब इन्हीं मासूम कारकुनान में नाजरीन एक शख्स ऐसा मौजूद था जिसका नाम है गुल्लू भट्ट। नाम तो सुना होगा और काम से भी वाकिफ़ होंगे सब लोग। वो खड़ा हुआ था राना सनाउल्लाह साहब के साथ। अब ये गुल्लू भट्ट कौन है, ये कितना मासूम है, ये मासूमियत में क्या क्या कुछ कर जाता है, गुल्लू भट्ट को लोग कैसे जानते हैं, गुल्लू भट्ट मशहूर कैसे हुआ था, इसकी एक झलक ज़रा देखिएगा। ये है आपका, क्या कह रहे हैं जी, नहत्ते कारकुन, मासूम कारकुन, बहुत इनोसेंट। ये आपका मासूम कारकुन जो सानिहा मॉडल में गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा था। और उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला कौन थे? शहबाज शरीफ साहब। पंजाब के वज़ीर कानून कौन थे? राना सनाउल्लाह साहब। गुल्लू भट्ट ना कोई पुलिस वाला था, ना कोई फौजी था, गुल्लू भट्ट ना कोई हीरो था। गुल्लू भट्ट की मशहूरी की वजह ना कोई इंसानियत की खिदमत है, बल्कि गुल्लू भट्ट की मशहूरी की वजह उसका सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, ना गुल्लू भट्ट किसी जमात का सरबराह है। उसके मकबूल होने की वजह, उसकी शोहरत की वजह उसकी जहालत है, जहालत। गुल्लू भट्ट मशहूर हुआ गाड़ियाँ तोड़कर, गुल्लू भट्ट मशहूर हुआ तशद्दुद करके, और ये आपकी जमात का, सही कहती है, मासूम कारकुन ही होगा गुल्लू भट्ट। जब गुल्लू भट्ट जैसे लोग मरियम नवाज साहिबा से ज़्यादती करने आएंगे, सोचिए नाजरीन, तो फिर माहौल पुरअमन रहेगा। ये कैसे हो सकता है? बल्कि ये सोचने वाला ही बेवकूफ़ हो सकता है कि गुल्लू भट्ट जैसे लोग मरियम नवाज साहिबा से ज़्यादा यकजहती करने के लिए आए और माहौल पुरअमन हो, पुरसकून हो। कैसे? नामुमकिन है ना। और इस मनसूबाबंदी के तहत फैलाए गए इंतशार पर एक मौलाना साहब हैं, वो भी कुछ फरमा रहे हैं। चलें ज़रा सुनिए क्या कहते हैं मौलाना साहब। मरियम नवाज साहिबा जब वो नेब के दफ्तर में पेशी के लिए पहुंच रही थी तो उसी इहाते में उनके कारकुनों के ऊपर आंसू गैस फेंका गया। मेरे साथ उन्होंने ख़ुद फ़ोन पर रब्ता किया और आंखों देखा हाल उन्होंने मुझे सुनाया। उनका दावा यह है कि पुलिस के लोगों ने पत्थर उठाकर मेरी गाड़ी को मारा है। सियासत में हम इन रवैयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और नेब की भी मजम्मत करते हैं। इस किस्म की जो एक बाद अज़ वक्त उनका उज़्र है, ये उज़्र लंग है, बदतरज़ गुनाह है और इस किस्म के उज़्र को कबूल नहीं किया जा सकता। बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनके साथ यकजहती का भी इजहार करते हैं और उनके साथ होने वाले इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या फरमाया नाजरीन, आपने सुना होगा। इन्होंने फरमाया कि मरियम नवाज़ ने इनको कॉल की और मरियम नवाज साहिबा ने यह दावा किया कि पुलिस ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। मैं जवाब में मरियम नवाज साहिबा का एक दावा कौम को भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ज़रा याद करवाना चाहती हूँ। सुनिए, नवाज़ का दावा पूरी कौम के सामने था और फिर जितनी भी जायदादें निकली वो माशाअल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से मरियम नवाज साहिबा की निकली, क्योंकि उनकी बेनिफिशरी मरियम नवाज़ ही निकली। जो कंपनियाँ निकली उनको चलाने वाली मरियम नवाज़ ही निकली। मरियम नवाज़ का एक और दावा था बाऊजी से मुतालिक, वो भी मैं मौलाना फजलुर रहमान को और इस कौम को याद करवाना चाहती हूँ। याद करवाइएगा रज़ा। मल्टीपल सर्जरीज उनकी होनी है, 6 हफ्ते में नहीं हो सकती थी। 6 हफ्ते में उनके सारे टेस्ट मुकम्मल हुए, जिन टेस्ट की रिपोर्ट जो हैं वो हमने अदालत में जमा करा दी थी। उनको प्रॉबेबली महीने और साल लगेंगे उनके इलाज के लिए। उनको इलाज चाहिए और वो ओवर द मंथ्स और ईयर्स उनको होगा। एक सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका दूसरा इलाज होगा, दूसरी सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका तीसरा इलाज लंदन होगा। जाने के बाद नवाज शरीफ का कोई एक ऑपरेशन हुआ हो तो मुझ समेत इस पूरी कौम को भी जरा नून लीग आगाह कर दे। नवाज शरीफ साहब लंदन की सड़कों पर चहलकदमी करते दिखाई दिए तो कभी चाय पीते हुए नजर आए,
अच्छा, जो शख्स पाकिस्तान में ज़िंदगी की बाजी हारने के करीब था, ऑलमोस्ट हारने के करीब था, वो लंदन में घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, और मरियम नवाज साहिबा फरमा रही थी कि नवाज शरीफ को चलते फिरते हार्ट अटैक हो रहे थे, उनके इलाज को कई 100 साल लगेंगे। तो मरियम नवाज के दावे पर मौलाना साहब तो यकीन कर लेंगे, क्योंकि मौलाना साहब को मरियम नवाज साहिबा के वालिद ने बहुत नवाजा है। अब इतना तो बनता है ना कि अब वालिद ने नवाजा तो बेटी की बातों पे यकीन करें, लेकिन कौम यकीन नहीं करने वाली। और तीसरी और अहम तरीन बात, मौलाना साहब आज इस प्री प्लान थे, पूरम लोग कहते हैं 79 लोगों पर गोलियां कैसे चलाई जाती हैं, कैसे लाठी चार्ज होता है, कैसे पुलिस गर्दी की जाती है, कैसे तशद्दुद होता है, ज़रा ये भी देख लें। मरियम नवाज साहिबा जो कि खुद भी एक माँ है, इस सानिया में मरने वाली माँ के कातिलों को अंजाम तक पहुँचाती। काश मरियम नवाज साहिबा इन 14 अफराद के कातिलों और जिसके हुक्म पर यह जुल्म किया गया था उनको भी कटहरे में लाती, या उनके लिए भी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। काश मौलाना फजलुर रहमान साहब सानिया मॉडल टाउन में होने वाले वाक़े को भी गुनाह कबीरा करार देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना मौलाना साहब ने सानिया मॉडल टाउन पर लबकुशाई की। आज ये सब के सब मजलूम बने बैठे हैं। ये ड्रामा 1997 में तो चल गया था, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के झंडे में हरे रंग के साथ जो सफ़ेद रंग है वो नुमाइंदगी करता है हमारे मुल्क के रहने वाले दीगर मज़ाहिब के अफराद की। अच्छा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त को ये वाज़े कर दिया था कि यहाँ रहने वाला हर पाकिस्तानी आज़ाद है अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए। यहाँ रहने वाला हर पाकिस्तानी आज़ाद है आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने के लिए, अपना हर त्यौहार खुशी से मनाने के लिए। और इसी अहमियत के पेश नज़र 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन सरकारी तौर पर मनाया जाता है, ताकि उनकी मजहबी आज़ादी और फलाह बहबूद को फ़रोग़ हासिल हो। पाकिस्तान में रहने वाले दीगर मज़ाहिब के अफराद का भी ये मुल्क उतना ही है जितना कि हमारा, और मौजूदा हुकूमत उनके हुकूक को मज़ीद महफूज बनाने के लिए मज़ीद क्या इक़दामात करना चाहती है, इसी पर बात करने के लिए सेगमेंट में हमने दावत दी तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार साहब को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है तो तहरीक इंसाफ ने अपने ये 5 साला दौरे हुकूमत में अक़लियतों के हवाले से क्या प्लानिंग की है, क्या मनसूबाबंदी की है? फिज़ा, थैंक यू वेरी मच कि बोल टीवी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने स्पेशली इस अहम टॉपिक को जो है वो सिलेक्ट किया। मैं थोड़ा सा क्लियरफाई करता हुआ चलूँ कि फ्लैग जो है ग्रीन सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, वाइट पीस को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पे जो बांटा गया है, कुछ लोग जो है ऐसे समझते हैं कि वाइट माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है। कायदे-ए-आज़म ने कह दिया था कि पाकिस्तान के अंदर सारी कम्युनिटीज़ जो है वो बराबर के शहरी हैं, और इसी झंडे के नीचे अमन के साथ रहेंगे। जब अमन का नाम लिया तो वाइट कलर पीस को रिप्रेजेंट करता है, और उनका ये ख्वाब था कि पाकिस्तान जो है मदीना रियासत के बाद एक ऐसी इस्लामी जमहूरिया रियासत बनेगी जो एक मिसाल बनेगी दुनिया के लिए, और कि जहाँ पे सारी कम्युनिटी के लोग अगर ये जो लोग इसमें समझते हैं, मैं जरा आप इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक रखेंगे, अब आप इंडिया के हालात देख लें, पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सुकून है। इंडिया में कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को सिक्योर या सेफ फील नहीं करती है। जब माइनॉरिटीज़ के साथ आप अच्छा सलूक रखेंगे, उनको आज़ादी होगी, मजहबी आज़ादी होगी, तो वो पीस और अमन ही होगा ना एक किस्म का। तो ये सफ़ेद रंग जो है, सफ़ेद रंग पीस की, अमन की तर्जुमानी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आज मैं समझता हूँ 11 अगस्त का दिन जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर मनाया जाता है। आज सुबह मुझे इनवाइट किया था, आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट ने एक प्रोग्राम रखा था, 11 अगस्त का दिन मनाया। अभी जो है वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो है वो प्रोग्राम रखा था, उसके साथ दिन मनाया। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाइस चांसलर और स्टूडेंट ने मुझे वेब के ऊपर लिया था, दिन मनाया। मैं समझता हूँ ये इस किस्म का एक मैसेज जाता है कि कहीं पे भी दुनिया के अंदर माइनॉरिटी में कुछ भी हो, इंडिया के अंदर भी कुछ हो, हमारा उससे लेना देना नहीं है। हम उनका आवाज़ ज़रूर उठाएंगे,
मगर हम अपनी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आइन नॉन मुस्लिम सिटीज़न कहता है। पाकिस्तान का कायदे के जो कायदेज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नॉन मुस्लिम सिटीज़न कहा था, मगर माइनॉरिटी में है, इस वजह से वो माइनॉरिटी का दिन जो है वो आज जिस तरीके से मनाया जाता है, एक किस्म का मैसेज दिया जाता है। अच्छा, मैं आपकी बात से एग्री करती हूं डॉक्टर साहब, मुझे भी ये जो लफ्ज़ अक़लियत है ना, इससे मुझे बहुत इख्तिलाफ है। यही उन्होंने मैसेज ये बड़ा एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा आप और मैं क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर गहराई में जाके सोचें, मैं बिल्कुल आपकी बातों से एग्री करती हूँ। और दूसरा ये कि देखिए अक़लियत एक नाम तंग नजरिए का है, और मैं समझता हूँ कि परसों जो एक वाक़या हुआ है जोधपुर के अंदर, जो जोधपुर के अंदर एक वाक़या हुआ है, वो एक आई ओपनिंग है यहाँ पे सारी रहने वाली नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी और वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटी के लिए भी, कि 8 साल पहले जो फैमिली गई, उन 11 बंदों की ऐसे लाशें मिली, चाहे उन्होंने खुदकशी की, चाहे उनका मर्डर हुआ, दोनों सूरतों में 8 साल के बाद भी उनके हालात तब्दील नहीं हुए। तो सिटीज़न एक्ट किस काम का? तो ये मैंने तो कल अपनी गवर्नमेंट को ये कहा है कि हमें पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उससे ज़रिए हमें इंडिया से पूछना चाहिए कि यहाँ पे हमारी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के जो भील कम्युनिटी के जो लोग वहाँ पे गए हैं, उनके साथ जो हुआ है, तो कम से कम आगे लोगों को पता चले। और वैसे भी आपको बताऊँ कि हिंदुज़म के अंदर धरती को जो ना माँ का दर्जा दिया गया है, एक जन्म देने वाली माँ, दूसरी रिज्क देने वाली माँ। स्पेशली मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म के ऊपर मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूँ कि कहीं पे भी कोई भी बंदा जाए, चाहे क्रिश्चियन, चाहे सिख, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, कहीं पे भी जो भी बंदा यहाँ से मुल्क को छोड़ के कहीं पे असाइलम लेता है, कोई माइग्रेट होके जाए और चीज़ है, जो असाइलम लेता है वो अपनी माँ से गद्दारी करता है। कम से कम आप जाते हैं, आपकी मर्जी है, कहीं पे भी दुनिया में रहें, मगर ये कहना कि मैं अपनी धरती के ऊपर, जिस धरती के ऊपर आप जन्म में पले पुसे बड़े हुए, उसको आप ऐसे कह के कि भाई इधर ये बुराइयाँ हैं, वो बुराइयाँ हैं। मैं समझता हूँ माँ जितनी भी माँ होती है, जन्म देने वाली माँ, रिज़्क़ देने वाली माँ जो है वो बराबर का दर्जा रखती है, हमें उसका एहतराम भी करना चाहिए। और नॉन मुस्लिम का, मैं जब 19 जून की जो जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे पूछा, मैंने उस टाइम पे ये कहा था कि जो माइनॉरिटीज़ का, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का जो रोल है, लोगों को पता होना चाहिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन को, कि पंजाब, अगर एसपी सिंघा का वोट नहीं होता तो पंजाब आज पाकिस्तान में नहीं होता। आज जोगिंदर नाथ को हम भुला देते हैं। आज लाहौर के अंदर सारे रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स अगर देखें तो वो गंगाराम के नाम से है, मगर गंगाराम को हम भुला देते हैं। अगर वो हिस्ट्री अगर हमारे करिकुलम का हिस्सा बन जाए तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो पैगाम ये मिलेगा, उससे ये होगा कि पाकिस्तान वाकई जो कायदे-ए-आज़म का जो ख्वाब था, वो यहाँ पे सोच डेवलप होगी कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो यहाँ के पाकिस्तान की बराबर की शहरी है, क्योंकि पाकिस्तान के आज़ाद होने में जितना मुस्लिम कम्युनिटी का रोल था उसे कहीं ज़्यादा होगा, मगर उसे कोई कम जो है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का रोल पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर नहीं रहा है। और इवन आज भी पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव के हवाले से, प्रॉस्पेरस के हवाले से हिंदू कम्युनिटी का रोल आज भी 15 से 20% इकोनॉमी में जो रेवेन्यू है वो आपको पता है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आता है, कोई छोटा रेवेन्यू नहीं है आज भी जो है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें, हाँ कुछ गलतियाँ ज़रूर हैं हमारी, जैसे एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, आज भी उसमें 1800 मंदिर और गुरुद्वारे हैं जो बंद है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्यों बंद पड़े हैं वो ज़रूर इशू। और हर कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है कि हम सिटीज़न एक्ट बिल पास करें और उधर से लाशें उठें। मैं समझता हूँ ये जो 11 अगस्त का कायदे-ए-आज़म का जो मोहब्बत भरी जो स्पीच थी, उस स्पीच को और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो हीरोज़ हैं वो करिकुलम में उनका जो किरदार है उनको आप अगर करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे, और ये मेरी माजी की ख्वाहिश रही है, मैंने 19 जून 2014 की जजमेंट के अंदर ये पहली मेरी पॉइंट ये थी कि आप करिकुलम को रिवाइज करें, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं। जब हमारे बच्चों का माइंड क्लियर होगा, ऐसा हो सकता है जो आप कह रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है कि भाई इस्लाम को टेररिज्म से, मैं कहता हूँ इस्लाम पीस सिखाता है, ऐसे हिंदुइज्म पीस सिखाता है, कोई हिंदुत्व नहीं है, कोई इस्लाम का टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, मगर ये सोच है। जैसे अभी हिंदू वहाँ पे इंडिया के अंदर जो हो रहा है वो मोदी की सोच है,
वो हिंदुत्व की सोच नहीं है। हिंदुत्व तो हिंदुइज्म में एक ही चीज़ है। क्या है हिंदुत्व? तो हिंदुत्व का भी जिक्र नहीं करना चाहिए। या कभी कभार कहा जाता है कि भाई इस्लाम को टेररिज्म से, इस्लाम के अंदर तो आखिरी नबी ने, जिसको रब्बुल आलमीन ने रहमतुल आलमीन का जो लक़ब दिया था, वो तो सबके लिए रहमत बन के आए थे। वो तो बूढ़ी औरत थी, उस जो कूड़ा फेंकती थी, एक दिन वो उसने नहीं सोचा, उसकी तबीयत पूछने चले गए जब उसने देखा कि वो मुझे आज फेंका क्यों नहीं है, तो वो ज़ात पात से बहुत बुलंद थे। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी मिसाल छोड़ के गए कि भाई ये मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर, चर्च के अंदर नमाज हो। तो ये जो मिसालें हैं हमारे लिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रामायण के अंदर अगर रामायण को पढ़ा जाए तो एक लाइफ बताती है कि हमारी लाइफ कैसे गुजारी जाए। ऐसे आखिरी पैगंबर की जो लाइफ है वो भी एक दुनिया के लिए एक राह है कि किस तरीके से मिशन रहा है कि हमें किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए। और जैसे आज आपने प्रोग्राम किया, ऐसे मैं आपको सुनना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सिद्दीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक जान। सिद्दीक वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया। सिद्दीक, आज जो होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको कुछ लोग बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, उसी हवाले से आपसे बात करना चाहूँगे। आप भी बड़े खुले अल्फाज में अपना तज्जिया पेश करते हैं, जो कि नाज़रीन को बड़ा पसंद है, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी भी। सिद्दीक, ये जो मरियम नवाज साहिबा उनको निहत्ते कहती रही, मेरे कारकुन बड़े पुरअमन हैं, बड़े निहत्ते हैं, ये हैं वो हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, आप अग्री करते हैं इनके निहत्ते पूरा कारकुनान इस तरह के होते हैं, पुरअमन कारकुनान? और शहबाज शरीफ साहब शरीक क्यों ना हुए? देखें, आज एक तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 जो है वो झूठ बोले हैं, जिसमें सबसे बड़ा झूठ उनका ये था कि आज पहली मरतबा उन्होंने देखा है कि किस तरह से सियासी कारकुनान के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। ये कह रही हैं मरियम नवाज साहिबा। वो शायद भूल गई हैं कि उनके वालिद साहब की हुकूमत थी, उनके चचा पंजाब के CM थे, उनके चचा की रिहाइशगाह से चंद कदम के फासले पर मॉडल टाउन में 14 लोगों को शहीद किया गया, जिनमें से एक हामला खातून को जबड़ों में गोलियां मारकर शहीद किया गया था। ये रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल थी और उनको इसलिए शहीद किया गया था कि वो इनके सियासी मुखालफिन थे। आज तो पुलिस ने हल्का फुल्का तशद्दुद किया है। जैसे वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने एक बार फतवा दिया था कि मर्द जो है वो खामिद जो है वो अपनी बीवी पे हल्का फुल्का तशद्दुद मेंशन करते रिएक्शन में पहल नहीं की। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो आज देखें ना, इनके कारकुनान ने पथराव किया। वो पंजाब पुलिस जिसकी ट्रेनिंग शहबाज शरीफ साहब ये करके गए थे कि जरा को बात हो तो गोली मार दो, उन्होंने कम से कम आज फायरिंग नहीं की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई जान नहीं गई, वरना नून लीग की पूरी कोशिश थी कि आज अल्लाह ना करे इनको कोई लाश मिल जाए जिसके ऊपर ये सियासत कर सकें। दूसरा, जो सबसे बड़ी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी वो इमरान खान के खिलाफ नहीं थी। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने चचा के खिलाफ थी, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ थी। आज मरियम साहिबा ने फैसला सुना दिया है कि नवाज शरीफ साहब का फैसला ये है कि APC जो होगी, जो अपोजिशन की क़यादत होगी, वो मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। ये फैसला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया कि अपोजिशन की क़यादत वो करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त APC के हक में नहीं है। शहबाज शरीफ साहब APC नहीं चाहते, लेकिन मरियम साहिबा खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि APC होगी और उस APC की क़यादत मरियम साहिबा के चचा मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिया। लेकिन जहाँ पर वो ये कहती हैं कि आज भी बयानिया जो है वो मियां नवाज शरीफ का चल रहा है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना खिलाई मखलूक का जिक्र था, ना नादीदा कुव्वतों का बयान था, ना एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र था, ना इदारों पर हमले थे। नवाज शरीफ साहब का तो पूरा बयानिया एक ही पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है और वो है फौज मुखालिफ बयानिया, फौज को कमज़ोर करना, फौज पर हमले करना, एस्टेब्लिशमेंट को हर चीज़ के इल्ज़ाम देकर अपने इदारों को बदनाम करना, उनको कमज़ोर करना। आज तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों के हवाले से बात ही नहीं थी और वो खुद कह रही हैं कि मुझे यहाँ पे यरगमाल जो है वो बनाकर रखा गया है। भाई किसने आपको यरगमाल बनाया है? आप सच आज बोल देती कि मुझे मेरे वालिद अपने वो जो बाहर गए हुए हैं मुझे गिरवी बनाकर रख कर गए हैं, गिरवी के तौर पर रख कर गए हैं, वो सज़ा याफ्ता मुजरिम जो इलाज के नाम पर बाहर गए। और आज उन्होंने ये भी झूठ बोला। वो ये कहती हैं कि जब डॉक्टर्स मियां नवाज शरीफ साहब को देखने जाते थे तो वो कहते थे कि मियां साहब हम हर रोज़ आपको जब देखकर जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि शायद आज हमने आपको आखिरी बार देखा है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि आपकी हालत बहुत ख़राब है। वो मरीज़ जिसकी हालत इतनी ख़राब थी बकौर मरियम सफदर साहिबा के कि डॉक्टर उनको रोज़ देखकर कहते थे कि शायद आज हम आपको आखिरी बार देख रहे हैं, जब से वो लंदन गए हैं ना प्लेटलेट्स का मामला ना इलाज का मामला। और उन्होंने कहा कि उनकी 90% जो है वो शरेआन बंद है।
और उनका ऑपरेशन इसलिए नहीं हो रहा कोरोना की वजह से। भाई किसको आप बेवकूफ़ बना रही हैं? दिसंबर में क्या कहा गया था जब कोरोना अभी नहीं आया था? उस वक्त तो कोरोना उधर भी नहीं आया था, चाइना में भी नहीं आया था। जब शहबाज शरीफ साहब या पता नहीं किसने इनमें से कहा था या इनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से जो है वो ऑपरेशन डिले हो गया है, तो क्रिसमस की छुट्टियां भी गुजर गई। अच्छा, वैसे बेहतर ये है कि अगर मियाँ साहब की हालत इतनी ख़राब है और शरियान उनकी खुदा न खास्ता बंद है और इतनी हालत ख़राब है, तो पाकिस्तान में तो अस्पताल खुल गए हैं, पाकिस्तान में तो सब कुछ खुल गया है, तो आप बेहतर है कि मियाँ साहब आ जाएँ और यहाँ से आके अपना ऑपरेट करवा लें। क्योंकि वो जो हमें बताया गया था, वो जो ड्रामेबाजी थी, अदाकारी थी, फनकारी थी कि जी उनको किसी ऐसे अस्पताल में दाखिल कराना है जहाँ पे उनकी छोटी बड़ी तमाम बीमारियों का इलाज एक छत तले मौजूद हो, तो वो तो सब कुछ झूठ साबित हो गया है। जब से वो गए यहाँ से एक दिन के लिए भी वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। वो कभी बाजारों में घूमते हुए नजर आते हैं, कभी हवाखोरी के नाम पे कहीं पे बाहर वॉक करते हुए नजर आते हैं, कभी वो कॉफ़ी पी रहे हैं। और जब कोरोना के पीक के दिन थे यूके के अंदर, जब यूके जो है वो दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल था जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना था, उस वक्त हाई रिस्क पेशेंट हमारे मियां नवाज शरीफ साहब वो वहां पर। अच्छा सदीक, एक और बात मैं भी सुन रही थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं जी एक और इन्होंने जुमला बोला था कि कंपैरिजन करी थी बोलने का खामोशी के साथ, कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे इशू था बोलते मैं खामोश होती हूँ, तो खुद ही खामोश रहती हैं, खुद ही जब दिल चाहता है बोलना शुरू हो जाती है। क्या कहना चाह रही थी ये? बिल्कुल, देखिए मैंने यही कहा ना, तो सच बता देती। भाई किसने आपको कहा था कि आप खामोश रहें? आप खुद साख्ता आपने अपने ऊपर अपनी मर्जी से खामोश रहती, अपनी मर्जी से आ जाती हैं बोलने, अपनी मर्जी से आप खामोश थी, आप बोलती। और भाई बात ये कहती हैं बयानिया किसका चलेगा? नवाज शरीफ का चलेगा। हालांकि इस वक्त बातें जो मानी जा रही हैं पार्टी के अंदर वो शहबाज शरीफ साहब की मानी जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मरियम साहिबा का बाहर आना और चौधरी शुगर मिल्स केस का ना चलना, सजा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान से बाहर जाना, और बहुत सारे जो हैं जो बाबर रहमान साहब कह चुके हैं कि जब मौलाना फजल रहमान आए थे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इनडायरेक्ट एनआरओ ले चुके हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह से रिपोर्टें मैनेज की गई, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया, और वो तो उसी दिन ही कंफर्म हो गया था जब वो चल कर जा रहे थे और वहाँ जाके और वो सबको गले लगा रहे थे और जिस तरह से वो मिल रहे थे, और एक दिन भी अस्पताल ना जाना, और अब तक कोई एक बार भी कोई प्लेटलेट्स के ऊपर रिपोर्ट पाकिस्तान नहीं आई। आप अंदाज़ा लगाएं, कोई ऐसा जादू है और ऐसे को रूहानी कमाल है उस लंदन फ्लैट्स के अंदर जहाँ मियाँ साहब बैठे हैं कि जिसके प्लेटलेट्स इतने कम हो जाएं कि बताया जाए कि इसको 24 घंटों के अंदर अंदर जाके किसी अस्पताल में दाखिल कराना है। वो वहाँ पर गए और उस लंदन फ्लैट में दाखिल होते ही प्लेटलेट्स जो है वो मुकम्मल हो गए। तो ये वहीं का कमाल है, मियाँ साहब का कमाल है और उनके लंदन फ्लैट्स का कमाल है। बिल्कुल ठीक है जी सदीक, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। डॉक्टर फ़ैज़ाक अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।